अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है और जुलाई की 25 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से खबरों के साथ बहजत चलानी हाजिर है। खालिद हमीद 2 रोज की छुट्टी पर हैं। खबरों का आगाज करते हैं पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस से। जो फैसला पाकिस्तान के वक्त मुताबिक 5:30 बजे सुनाया जाना था वो अभी तक नहीं सुनाया जा सका और ताहाल सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए जाने का सिलसिला जारी है। और इस सिलसिले में ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी उर्दू वेबसाइट और इसके अलावा फेसबुक लाइव के लिए भी ध्यान रखिएगा, जिससे आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहेंगी। और आइए अब आगाज करते हैं बाकी खबरों का। रूस ने पीर के रोज कहा है कि यूक्रेन की बंदरगाह ओडेसा पर उसके मिसाइल हमले से अनाज की बरामदात बहाल करने के मुआहदे पर कोई असर मुरतब नहीं होना चाहिए। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि इस हमले में सिर्फ फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही हदफ बनाया गया था और किसी को भी इस एतबार से इसका ताल्लुक इस निज़ाम से न था जो अनाज की बरामद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस ने इब्तदा में हफ्ते के रोज इस हमले में मुलव्विस होने से इनकार किया था, लेकिन फिर इतवार के रोज एतराफ किया कि उसकी अफवाज इसकी जिम्मेदार हैं। यूक्रेन के हुक्काम का कहना है कि वो मुआहिदा होने के बाद अनाज की बरामद दोबारा शुरू करने पर काम कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की की मदद से ये मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत बहर अस्वद में मुतय्यन रूसी बहरी बेड़ा उन इलाकों से इस अनाज को महफूज तौर पर गुजरने की इजाज़त देगा जो उसकी फरवरी के अवाखिर में यूक्रेन पर हमले के बाद से नाकाबंदी कर रखी है। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने इतवार के रोज मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और वजीर खारजा सामे शुक्री से मुलाकात के अलावा अरब लीग के इजलास में भी शिरकत की। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अगर इजाफी अनाज उठाने के लिए यूक्रेनी बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होने वाले बहरी जहाज़ों की तलाशी का काम जारी किया जाए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि उन्हें असलहे की फराहमी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि बकौल उनके ऐसा करना मुल्क में जारी तनाज़े के लिए मजीद नुकसानदेह होगा। अमरीका की वजीर खजाना जेनेट येलन ने इतवार को कहा है कि अमरीकी मईशत सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन नई मुलाजमतों और भर्तियों की शरह इस बात का सबूत है कि मईशत अभी कसाद बाजारी का शिकार नहीं हुई। येलन ने NBC के प्रोग्राम मीट द प्रेस में ये बात कही है। इस हफ्ते कई इक्तसादी रिपोर्टें जारी की जा रही हैं, जिनमें इस वक्त तेजी से होने वाली महंगाई और शरह सूद में मजीद इजाफे के खतरे के नतीजे में मईशत पर मुरतब होने वाले असरात का जायजा पेश किया जाएगा। वाशिंगटन में कैपिटल हिल पर 7 जून 2022 को सेनेट की मालियाती कमेटी की समाअत के दौरान वजीर खजाना जेनेट येलन ने शहादत देते हुए ये बात कही थी कि हमारी लेबर मार्केट बहुत महफूज है और मजबूत है और ये ऐसी मईशत नहीं कि जिसे कसाद बाजारी का सामना हो। मुतअद्दिद माहिरीन इक्तसादियात का ख्याल है कि कसाद बाजारी उरूज पर है। अफराते ज़र के नतीजे में अमरीकियों के खर्च करने की सलाहियत खत्म हो रही है और फेडरल रिजर्व शरह सूद में तेजी से इजाफा कर रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका के माहिरीन इक्तसादियात ने पेशगोई की है कि इस साल के आखिर में मामूली कसाद बाजारी का सामना हो सकता है। यूरोप को कसाद बाजारी के खतरे का सामना है। कई दूसरे मुतअद्दिद ममालिक की तरह अफराते ज़र का भी सामना है। यूरोपीय मरकजी बैंक की सदर क्रिस्टीन लेगार्ड ने भी गुज़श्ता जुमेरात को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कसाद बाजारी के खदशात को कम करने की कोशिश की। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इतवार के रोज उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से अम्मान के अल हुसैनिया महल में बातचीत की। खबरसां इदारे AP की रिपोर्ट के मुताबिक शाही महल के इस बयान में कहा गया है कि मुलाकात के दौरान अब्दुल्ला ने अमरीकी सदर जो बाइडन के मशरक़े वुस्ता के दौरे और जदीद सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट समिट के बाद खित्ते में सिफारती सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर उर्दन और फ़लस्तीन की मुश्तरका कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मुलाकात में होने वाली पेशरफ्त खास तौर पर आइंदा इसराइली इंतखाबात और उनके फ़लस्तीन इसराइल अमन मुज़ाकरात पर मुरतब होने वाले असरात पर का भी हवाला किया गया। बयान के मुताबिक महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनी कॉज के लिए सियासी उफुक तलाश करने के लिए उर्दन के बादशाह की कोशिशों और इलाकाई मंसूबों में फ़लस्तीनी कौमी अथॉरिटी को शामिल करने की ज़रूरत पर उर्दन की दिलचस्पी को कदर की निगाह से देखा। म्यांमार की हुकूमत ने पीर के रोज इस बात की तस्दीक की है कि एक साबिक कानून साज, एक जमहूरी कारकुन और 2 दीगर सियासी कैदियों को फांसी दे दी गई है, जिन पर गुज़श्ता साल मुल्क में फौजी कब्जे के बाद टारगेट किलिंग का इल्जाम लगाया गया था। तकरीबन 50 बरस के बाद मुल्क में फांसी दी गई है। सरकारी मिरर डेली अखबार में फांसी की खबर शाया की गई।
یہ سزا اقوام متحدہ کے ماہرین اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن کی گردشی چیئرمین رکھنے والے ملک کمبوڈیا سمیت دنیا بھر سے معافی کی درخواستوں کے باوجود عمل میں لائی گئی۔ اخبار نے پوسٹ کیا کہ ان چاروں کو قانونی طریقہ کار کے مطابق پھانسی دی گئی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ایسا کب کیا گیا۔ فوجی حکومت نے بعد کو پھانسی کی اس سزا کے بارے میں ایک مختصر بیان جاری کیا، جبکہ محکمہ جیل خانہ نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آنگ میومن نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے انسانی حقوق کے وزیر نے ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ یہ لوگ تشدد میں ملوث تھے۔ نیشنل یونٹی گورنمنٹ فروری 2021 میں فوج کے اقتدار پر قبضے کے بعد میانمار سے باہر قائم ایک شیڈو سویلین انتظامیہ ہے۔ انہوں نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ ان افراد کو موت کی سزا دینا خوف کے ذریعے عوام پر حکومت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ میانمار میں امریکی سفارت خانے نے چاروں افراد کی سزا پر سوگ کا اظہار کیا اور انہیں پھانسی دینے کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ سفارت خانے نے مزید کہا کہ ہم فوجی حکومت کی طرف سے جمہوریت کے حامی رہنماؤں اور منتخب اہلکاروں کو بنیادی آزادیوں کو استعمال کرنے پر پھانسی دینے کی مذمت کرتے ہیں۔ چین میانمار کی فوج کا دیرینہ اتحادی ہے اور اس کی وزارت خارجہ کے ترجمان یاؤ لیجیان نے پھانسیوں پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بیجنگ ہمیشہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول کو برقرار رکھتا ہے۔ امریکہ کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ اور افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کے لیے خصوصی ایلچی رینا امیری ازبکستان میں 25 اور 26 جولائی کو افغانستان پر بین الاقوامی کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں۔ امریکی وفد کانفرنس کے دوران بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر افغان عوام کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کو اجاگر کرے گا اور طالبان سے افغان عوام اور عالمی برادری کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی تکمیل پر زور دے گا۔ بین الاقوامی برادری ایک ایسے مستحکم پرامن اور جامع افغانستان کے لیے پرامن ہے جہاں خواتین، نسلی اور مذہبی کمیونٹیز سمیت تمام افغانوں کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام کیا جائے، جو افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خطرے کو بھی روکے۔ امریکہ کے دہشت گردی اور فائنینشل انٹیلیجنس کے شعبے کے نائب وزیر خارجہ برائن نیلسن افغان عوام کو درپیش اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے طالبان کے ساتھ ملاقات کے لیے خصوصی نمائندے ویسٹ کے ساتھ ہوں گے۔ ادھر طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ NSC کے نائب اور ازبک صدر کے خارجہ پالیسی کے لیے خصوصی نمائندے عبدالعزیز کاملوف نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا۔ افغانستان کے لیے ازبک صدر کے خصوصی ایلچی نے بھی شرکت کی۔ بیان میں کہا گیا کہ وزیر متقی نے کاملوف سے افغانستان اور ازبکستان کے درمیان بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں، بالخصوص ترمز مزار شریف، کابل پشاور ریلوے کے بارے میں سروے اور عملی کام کے آغاز پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسی دوران طالبان مخالفت قومی مزاحمتی محاذ کے ایک عہدیدار علی مسیم نظری کا کہنا ہے کہ ہم افغانستان کے بارے میں اعلیٰ سطحی بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد میں ازبکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایک جائز حکومت کی عدم موجودگی میں مخالف جمہوری قوتوں کے نمائندے بھی بات چیت اور ایسے فیصلوں میں حصہ لیں جو براہ راست ہماری قوم اور ہمارے حلقوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی وزارت کا کہنا ہے کہ افغانستان کے 10 صوبوں میں گزشتہ 3 روز کے دوران اچانک آنے والے سیلابوں میں 18 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہو گئے۔ وزارت کے ترجمان مولوی محمد نسیم حقانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان صوبوں میں سیلاب سے آبپاشی کی زمینیں بھی تباہ ہو گئیں۔ اسی دوران افغانستان میں موسم کی پیش گوئی کرنے والے ادارے نے افغانستان کے کئی صوبوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے مزید بارشوں اور سیلاب کی پیش گوئی کی ہے۔ افغانستان کے 28 صوبوں میں آج پیر کے روز سے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ طالبان کی وزارت صحت عامہ کے ایک بیان میں بتایا گیا کہ 4 روزہ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 67 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو کے حفاظتی ٹیکوں کی مہم جنوبی، جنوب مشرقی، شمالی اور مغربی صوبوں کے 248 اضلاع کا احاطہ کرے گی، جن میں وہ اضلاع بھی شامل ہیں جہاں موسم سرما میں رسائی ممکن نہیں تھی۔ طالبان سے منسلک باختر نیوز ایجنسی نے معتبر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ پاکستانی علماء کرام کا 8 رکنی وفد تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے آج پیر کے روز کابل کا دورہ کرا ہے۔ وفد کی قیادت مفتی تقی عثمانی کر رہے تھے۔ طالبان نے ابھی تک پاکستان کے مذہبی علماء کے وفد کی کابل پر آمد کے بارے میں باضابطہ طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے ڈائریکٹر جنرل
डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेब्रेयेसस ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मॉन्की पॉक्स को आलमी तशवीश की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। टेड्रोस ने यह फैसला एक ऐसे वक्त पर किया जब हफ्ते को सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बुलाई गई एक हंगामी कमेटी का इजलास इत्तेफाक राय न कर सका। इससे कबल हंगामी कमेटी का इजलास गुज़श्ता माह तलब किया गया था, जब 47 ममालिक में 3000 से ज्यादा मॉन्की पॉक्स के केसेस WHO को रिपोर्ट किए गए थे। इसके बाद से केसेस में इजाफा देखा गया और अब तक 75 ममालिक में 16,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जबकि बीमारी से 5 अमवात भी हुई हैं। WHO के आखिरी इजलास में कमेटी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि आया मॉन्की पॉक्स आलमी सेहत को खतरा है या नहीं। टेड्रोस का कहना है कि उन्होंने मालूमात पर गौर किया है, जिसके बाद उन्होंने ये समझा है कि यह बीमारी आलमी सतह पर फैल सकती है। उनका मजीद कहना था कि वबा पहले ही तेजी से दुनिया में फैली है, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। एयरलाइन डेल्टा ने 100 737 मैक्स 10 जहाज खरीदने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे का ऐलान बरतानिया के फार्नबोरो इंटरनेशनल एयर शो के दौरान किया गया, जिसमें बोइंग जहाज के मुख्तलिफ मॉडल्स के अलावा जदीद तरीन 737 मैक्स 10 जहाज भी नुमाइश के लिए पेश किए गए। 2 मोहलिक हवाई हादसा के बाद दुनिया भर में 737 मैक्स 8 और 9 को ग्राउंड किए जाने के बाद मुआहदा बोइंग कंपनी के लिए एतमाद का वोट है। ये जहाज अभी आजमाइशी मरहले में है और इसकी कारकर्दगी को मॉनिटर करने के लिए तैयारे में लगभग 2000 सेंसर भी लगाए गए हैं, जबकि इसे परवास के लिए अभी अमरीकी हुक्काम से मंजूरी लेना बाकी है। डेल्टा एयरलाइन को इन नए जहाजों की तरसील 2025 में मिलने की उम्मीद है। 777 यानी 777 के जदीद मॉडल को भी पेश किया गया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मौसर जुड़वां इंजन जेट कहा जाता है। AP के मुताबिक ये जहाज उन पायलटों के लिए एक आसान अपग्रेड होगा जो बोइंग 777 की मुख्तलिफ किस्मों को उड़ा चुके हैं। तो ये थी वो खबरें जो हमने फेसबुक के लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन भी आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे इन बुलेटिन्स को शेयर करते हैं, इन पर अपनी राय का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपकी इन मोहब्बतों के शुक्रगुजार हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। अब बेहजा जिलानी आपसे इजाज़त चाहती है। खबरों के इस बुलेटिन को ख़त्म करते हैं। मेरे साथ कैमरामैन थे कज़ाफ़ी और एडिटर कमर अब्बास जाफरी।